Hello everyone, this is Tanya. Welcome back to my YouTube channel. So today we will do chapter 4A of Geography class 6 part 3. Before starting with part 3, we'll do something of previous part. I'll remind you about previous part. In previous part we have read main about winds. So there are three types of winds: परमानेंट विंड, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स. परमानेंट विंड वो होती है मतलब जो परमानेंटली थ्रू आउट द ईयर एक डायरेक्शन में ब्लो होती है. सीजनल विंड्स वो होती हैं जो सीज़न के हिसाब से चलती हैं, ब्लो होती हैं. और लोकल विंड्स वो होती हैं जैसे एक दिन चल गई है, एक साल में छोटे से एरिया में बहुत कम चलती हैं. So now let's start with our third part. So before reading moisture, we'll read cyclone nature story. So Odisha, located on the eastern seacoast of India, is prone to cyclones that originate in the Bay of Bengal. Okay. सो दे आर सेइंग कि ओडिशा जो है वो ईस्टर्न सी कोस्ट पे लोकेट करता है इंडिया की, और उसके जो साइक्लोन है वो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट करते हैं. ऑन 17 to 18 October 1999, cyclone hit 5 districts of the state. Another super cyclone occurred on the 29 October 1999 that devastated large portion of the state. Okay, so they are saying कि 17 से लेकर 18 अक्टूबर एक दिन 24 आवर्स एक दिन में साइक्लोन हिट किया था ओडिशा में. 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, और भी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, ओडिशा के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में. और उसके बाद एक बहुत बड़ा साइक्लोन दोबारा से आया था 29 अक्टूबर 1999 में, जो बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन के स्टेट के लार्ज पोर्शन में उसने अपना धमाल मचाया था. तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था. तो साइक्लोन से क्या होता है, जैसे बाढ़ आ जाती है तो उससे अब ओडिशा में तो झोपड़ियाँ होती हैं, छोटे घर, कच्चा हाउस. वी हैव रेड अबाउट कच्चा हाउस, पक्का हाउस एट. सो वहाँ तो घर भी उड़ जाते हैं. सो लेट्स रीड फर्दर. The damages caused were mainly due to 3 factors: wind velocity, rain, and tidal surge. The winds of up to 260 km/h lasted for over 36 hours. Okay, अब जो मतलब ओडिशा में जो डैमेज हुए थे वो इन 3 फैक्टर्स की वजह से हुए थे. एक तो विंड वेलोसिटी, रेन से, और एक टाइडल सर्ज से. और जो विंड थी मतलब वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक थी, 260 किलोमीटर्स पर आवर. मतलब वो 36 आवर्स में इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था वहाँ पर. लेट्स रीड फर्दर. दीज हाई वेलोसिटी विंड्स uprooted trees and damaged the kacha houses. I have told na kacha houses. Yes, rooftops or several industrial sheds and other houses were also blown away. Okay, so they are saying जो हाई वेलोसिटी विंड्स थी उन्होंने ट्रीज़ को अपरूट कर दिया था. मतलब वो अपनी जड़ से बाहर निकल आए थे और गिर गए थे, और कच्चा हाउस को डैमेज कर दिया था. तो इससे वो गिर गए थे, तो और जो अंदर रहते थे उनको भी चोट पहुंची थी. अब जो रूफ टॉप थे इंडस्ट्रियल शेड्स के, वो भी उड़ गए थे. हाउसेस के भी, जैसे रूफ झाड़ियों से बने होते हैं ऊपर, वो भी उड़ गए थे. लेट्स रीड फर्दर. Power supply and telecom lines snapped completely. Heavy rain occurred under the influence of the cyclone for 3 days continuously. These rains led to flooding in the major rivers of Odisha. Okay, so they are saying जो पावर सप्लाई और टेलीकॉम लाइंस थी
वो पूरी तरह से स्नैप्ड हो गई थी, चल नहीं रही थी। मीन्स अब जब बारिश आ रही होती है या मौसम ख़राब होता है तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट चली जाती है ना, तो ये वही कह रहे हैं। और हैवी रेन आ गई थी एकदम से साइक्लोन के अंदर, और वो जो हैवी रेन और साइक्लोन था वो 3 डेज़ 3 दिन तक कंटिन्यूसली चलता ही गया। और ये जो रेन थी उसने ओडिशा को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया था। ओडिशा की बहुत सी रिवर्स में फ्लड आ गया था, बाढ़ आ गई थी। लेट्स रीड फर्दर। द साइक्लोनिक winds caused tidal waves that swept 20 km inland and brought massive destruction to the coastal areas. The 7 to 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. Okay, so they are saying जो साइक्लोनिक विंड्स होती हैं उन्होंने टाइडल वेव्स को स्वेप्ट कर दिया था, मतलब 20 किलोमीटर से लैंड में, वहीं उसी जगह पे। और फिर बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन, कोस्टल एरियाज़ में सारा कबाड़, मतलब गंद हो गया था सारा। जैसे ट्रीज़ बहुत डैमेज हुए थे तो वहाँ गिर गए थे, लाइक दैट। और फिर 7 to 10 मीटर, इतना ज़्यादा टाइडल वेव ज़्यादा होता है तो 7 to 10 मीटर बहुत ज़्यादा टाइडल वेव इंट्रड हो रहा था सडनली, मतलब एकदम से अचानक से, और बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। और मीन्स वो जो डैमेज हुआ था वो पैडी क्रॉप्स को हुआ था। सारे जो क्रॉप्स होते हैं उड़ीसा में वो सब डैमेज हो गए थे, इसी वजह, सारे साइक्लोन की वजह से वो सब डैमेज हो गया था, ख़राब हो गया था। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड as a depression in the Gulf of Thailand near east of Port Blair on 25 October 1999 and gradually moved in a northwestward direction. It intensified into a super cyclone and hit the area between Erasama and Balikoda in Odisha on 29 October at 10:30 am. The super cyclone swept the entire coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar and Cuttack, and 28 coastal towns. Okay, so they are saying अब जो साइक्लोन आया था वो एक तरह का डिप्रेशन था थाईलैंड के गुल्फ में, जो पोर्ट ब्लेयर के पास है, पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट के पास है। और ये सब भी 25 अक्टूबर को ही हुआ था। और ग्रेजुअली, मतलब एकदम से अचानक से, पता नहीं कैसे वो नॉर्थ वेस्ट वार्ड डायरेक्शन में चला गया था। और जो सुपर साइक्लोन है वो इरासामा और बलीकुड़ा के बीच में, ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में हिट हुआ था 29 अक्टूबर 10:30 AM पे, 10:30 बजे। और जो वो सुपर साइक्लोन था वो पूरे मीन्स एंटायर पूरे ओडिशा के कोस्ट को इंक्लूडिंग भुवनेश्वर एंड कटक और भी 28 कोस्टल टाउन्स को उसने बर्बाद कर दिया था। हम बर्बाद कह सकते हैं, जैसे सब बिगाड़ दिया था, लाइक दैट। About 13 million people were affected. A large number of livestock were killed. Standing crops of paddy, vegetables and fruits were heavily damaged. Due to salinization caused by tidal surge, large tracts of agricultural land have turned infertile. Large tracts of sal, teak and bamboo plantations have disappeared. The mangrove forest between Paradeep and Konark vanished. Okay, so they are saying जो बहुत से मीन्स 13 million plus, not only 13 million plus people इफेक्ट हुए इस क्लोन की वजह से। 13 million people को इफेक्ट हुआ था इस,
और बहुत ज़्यादा लोग मर भी गए थे। और स्टैंडिंग क्रॉप्स जैसे पैडी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत डैमेज्ड हुए थे सैलिनाइजेशन की वजह से, जो टाइडल सर्च की वजह से आया था। सो बस यही इसमें हमें बताया हुआ है, साइक्लोन के बारे में बताया हुआ है कि जब साइक्लोन आता है तो कैसे कैसे क्या क्या होता है। नाउ लेट्स रीड आवर सेकेंड पैराग्राफ, मॉइस्चर। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, and so it becomes more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry, and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. Okay, so they are saying जो मॉइस्चर होता है इसका मतलब क्या होता है, जब लैंड से वाटर इवेपोरेट हो जाता है और डिफरेंट बॉडीज़ जो हैं वाटर बॉडीज़ वो वाटर वेपर बन जाती हैं। मॉइस्चर जो है वो एयर में कभी भी आ सकता है और उस मॉइस्चर को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी। और जब एयर जो है वो वाटर वेपर से भर जाती है तो हम उसे ह्यूमिड डे कहते हैं। मतलब आज ह्यूमिड डे है कि जैसे आज गर्म हवा है तो हमने इसको डिक्लेयर कर दिया कि आज तो ह्यूमिडिटी बढ़ी है, आज ह्यूमिड डे है। तो इसी वजह से हवा गर्म हो जाती है, एयर गेट्स वार्मर, और फिर उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है वाटर वेपर को होल्ड करने की। तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है। और जब ह्यूमिडिटी होता है, जिस दिन जैसे गर्मी है, ह्यूमिड डे है, तो कपड़े भी नहीं सूखते हैं जल्दी, क्लोथ्स बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ज़्यादा, रोज़ से ज़्यादा टाइम लेते हैं ड्राई होने में। और जो हमारी बॉडी का स्वेट होता है यानी पसीना होता है वो भी ईज़िली इवेपोरेट नहीं होता है, और ये दिन हमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कराता है। When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. Okay, जब वाटर वेपर राइज होता है तो कूल होना मतलब सर्दी होना, थोड़ा मौसम ठंडा होना स्टार्ट होता है। और जब वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होता है ड्रॉपलेट्स, वाटर की ड्रॉपलेट्स में, सो जो क्लाउड होते हैं वो ड्रॉपलेट्स के मैसेज बन जाते हैं, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बहुत हैवी हो जाती हैं एयर में फ्लोट करने के लिए। सो जब वो नीचे गिरती हैं तो हम उसे ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं। लेट्स रीड फर्दर। Jet planes flying in the sky leave a wide trail behind them. The moisture from their engines condenses. We see trails of this condensed moisture of some time when there is no air movement to disturb it. Okay, so jet planes जो होते हैं वो स्काई में फ्लाई करते हैं तो एक वाइट ट्रेल छोड़ जाते हैं, मतलब वाइट सा धुएं जैसा आपको दिखेगा, और उन इंजन में से जो मॉइस्चर आते हैं वो कंडेंस हो जाता है, और हम देखते हैं कि वो जो मॉइस्चर की ट्रेल्स होती हैं वो कंडेंस्ड हो जाती है, तो कोई एयर की मूवमेंट नहीं होती उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। लेट्स रीड फर्दर। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. Most of the groundwater comes from rainwater. Plants help preserve water. When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the convectional rainfall,
the orographic rainfall and the cyclonic rainfall. ओके, अब जो प्रेसिपिटेशन नीचे आती है, मतलब अर्थ पे आती है लिक्विड फॉर्म में, जैसे हम रेन कहते हैं, तो वो बहुत से मीन्स ग्राउंड वाटर में आती है, रेन वाटर बन के आती है जो ग्राउंड पे गिरता है वाटर। फिर प्लांट्स हेल्प करते हैं हमें उस वाटर को प्रिजर्व करने के लिए। फिर जो ट्रीज़ होते हैं हिल साइड्स पर वो कट जाते हैं रेन वाटर जब नीचे गिरता है। ओके, सो अब मैकेनिज़्म के बेसिस पे 3 टाइप की रेनफॉल्स होती हैं: कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। ओके, सो दिस इज़ अवर फर्स्ट वन, कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसमें दिखा रहे हैं कि वार्म एयर जो है वो बादलों की तरफ जा रही है। सेकेंड वन, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ये जो है मॉइस्ट आ रहा है माउंटेन से। थर्ड वन, वार्म एयर ऊपर जा रही है और कोल्ड एयर ऊपर से नीचे आ रही है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। लेट्स रीड फर्दर। Rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to Earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, floods take place. ओके, सो कह रहे हैं कि रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। वो फ्रेश वाटर जो है अर्थ की तरफ आता है रेनफॉल का, लेकिन अगर रेनफॉल लेस होगी तो वाटर की कमी हो जाएगी और ड्रॉट मीन जैसे सूखा सूखा हो जाता है सब कुछ, वैसे हो जाएगा। और अगर दूसरी साइड रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर फ्लड्स टेक प्लेस, मीन्स फ्लड्स आएंगे, बाढ़ आएगी, बहुत तेज़ बारिश आएगी। जैसे अभी हमने ओडिशा में पढ़ा था, तो यही होता है कि हमें रेन एक क्वांटिटी में चाहिए होती है, ना ज़्यादा ना कम। डू यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट, हेल। ओके, सो प्रेसिपिटेशन के जो और भी फॉर्म्स होते हैं वो है स्नो, स्लीट एंड हेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर। Which of the following gases protect us from harmful sun rays? Not waves. A spelling mistake is there. Rays. Okay. So कौन सी गैस हमें प्रोटेक्ट करती है? It is ozone. Let's mark. Okay. The first answer is ozone. Second, the most important layer of the atmosphere is A. Troposphere, B. Thermosphere, C. Mesosphere. Okay, so the answer is A. Troposphere. Third, which of the following layers of the atmosphere is free from clouds? A. Troposphere, B. Stratosphere, C. Mesosphere. Okay, and the answer is B. Stratosphere. Fourth, as we go up the layers of the atmosphere, the pressure A. increases, B. decreases, C. remains the same. Okay, and the answer is B. decreases. Next, when precipitation comes down to the earth in the liquid form, it is called, what it is called? A. cloud, B. rain, or C. snow. And the answer is B. rain. Let's move to next question. Okay, match the skill. Trade winds: permanent wind, Lu,
Lu. Okay, Lu is local wind. Monsoon, seasonal wind. Wind, horizontal movement of air. Okay. Okay, so solve this crossword puzzle with the help of given clues. Okay, so this is the answer of puzzle. First, humidity. Second, cloud. Third, Lu. Fourth, weather. Fifth, rain. Sixth, okay, let's find where is sixth. Sixth is people. Seventh, let's find seventh one. Where is seventh? Let's find. Okay, so the seventh is atmosphere. Eighth, carbon dioxide. Ninth, barometer. And then 10th. Okay, let's find 10th one. And the 10th one is insulation. 11th, exosphere. 12th, air. 13th, fog. 14th, oxygen. 15th, wind. 16th, neem. 17th, moon. It's noon. 18, ozone. 19, cyclone. So this is for today. Now this chapter is finished. Okay, so the next video is on या फिर हिंदी या फिर मैथ्स पे होगी. So let's see.